स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। तो हम आ गए हैं याददाश्त लौटाने वाली क्लास में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास हमारी यूपीएसआई स्पेशल क्लास है और जिन छात्रों ने मेरा बैच पढ़ा हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा है यानी ऑनलाइन, ऑफलाइन या यूट्यूब, कहीं पर भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है उसे वापस से याद दिलाने के लिए ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं पद के भेद, और पद के भेद में हम देखेंगे क्या है हमारा। हम बात करते हैं पद के भेद की, तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं तो हम उन शब्दों को वाक्य में शब्द न कहकर उन्हें पद कहते हैं, और उन पदों के अपने कुछ ना कुछ भेद होते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है, तो उन्हीं को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इन्हें हम बांटते हैं दो भागों में, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद विकार शब्द से बना है, यानी जिन शब्दों में किसी तरह से विकार उत्पन्न होता है। और ये किसी तरह क्या है, तो ये आता है हमारा लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या कारक के आधार पर, या काल के आधार पर। तो चार आधार हमारे दिए जाते हैं कि विकारी पद यानी लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर जिन पदों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी पद कहलाते हैं, और वहीं जिन पदों में इन चार आधारों पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी पद कहलाते हैं। हम जब देखते हैं ये विकारी पद हमारे चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसी तरह से अविकारी पद भी हमारे चार आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। और इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, यहाँ तो हम याद कर रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट से याद करिए, नोट्स आपके सामने होना चाहिए जो आपने बनाया था। तो हम बात करते हैं जब संज्ञा की, तो संज्ञा की परिभाषा सबको पता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यानी ये संज्ञा शब्द एक तरह से हमारे लिए क्या है, नाम है। किसी भी चीज का नाम ही क्या है, संज्ञा है। और हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हम इसे अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार बांटते हैं। परीक्षा में प्रश्न भी आता है। एक आधार लेते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा की जो उत्पत्ति हुई है। दूसरा आधार लेते हैं अर्थ के आधार पर, कि अर्थ अगर उसका अर्थ किस तरह का जा रहा है, इस आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब तो वही हो गया जो हमेशा रहता ही है, कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष कोई भी विशेष चीज जो होगी उसका नाम हमारा व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। हम कहते हैं कि इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं होता, ये केवल अपने आप में एक होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा आता है गणनीय। तो गणनीय का मतलब हो गया गणना यानी गिनती। तो जिन संज्ञाओं की गिनती की जा सकती है उन्हें हम गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा आता है अगणनीय। तो जिन संज्ञाओं की गिनती नहीं की जा सकती है उन्हें हम अगणनीय के अंदर रखते हैं, और गिनती नहीं की जा सकती तो इनको हम या तो माप तोल कर देते हैं। अब ध्यान देना, इन्हीं अगणनीय को हम परिमाणवाचक कह देते हैं, ये नाम आ जाता है। और अगर कभी परिमाणवाचक संज्ञा आपसे पूछी जाए तो जो अगणनीय में आएगा वही हमारा परिमाणवाचक में रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारी जो संज्ञाएं हैं वो 5 प्रकार की मानी जाती हैं, जिसमें आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां
भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक तो वही हो गया जो विशेष नाम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी कहलाती है। जातिवाचक जो किसी की जाति के बारे में बोध कराए, यानी वो शब्द वो संज्ञा जो किसी भी प्रकार की जाति का बोध कराती है, जातिवाचक कहलाती है। समूहवाचक जो संज्ञा जिस संज्ञा में अगर पीछे हमें समूह का बोध होता है, वो अपने पीछे समूह को इकट्ठा करता है, वो समूहवाचक बनाता है। और द्रव्यवाचक, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी पूरी, कि विज्ञान में आप जिन चीज़ों को ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु में पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को आप द्रव्यवाचक के अंदर रख सकते हैं। और इसी द्रव्यवाचक का हम दूसरा नाम कभी कभी परिमाणवाचक भी रखते हैं। तो परिमाणवाचक अगर कभी आ जाए तो जो द्रव्यवाचक शब्द हैं उनको आप परिमाणवाचक में भी रखते हैं, ठीक है, ये नाम रखा जाता है। और भाववाचक यानी जो किसको, भाव को व्यक्त करता है, यानी जो शब्द जो संज्ञा भावों को व्यक्त करती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। और इन संज्ञाओं के बारे में आता है कि हम इनको देख नहीं सकते, हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब इन्हीं को, अब ये तो दो अलग अलग आधारों पर देखा, अब एक आधार और हमारा आता है आधुनिक आधार। यानी आधुनिक आधार पर हम क्या वर्गीकरण करते हैं। अब ये जो आधुनिक वर्गीकरण हमारा दिया गया है, ये अंग्रेजी भाषा की नाउन जो होता है, यानी नाउन, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अब ऐसा वर्गीकरण करने की ज़रूरत हमें इसलिए भी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें समूहवाचक भी होता है और जातिवाचक भी होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें द्रव्यवाचक भी होता है और जातिवाचक भी होता है, और इनको अलग अलग समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे अंदर बहुत सारे मतभेद आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने आधुनिक वर्गीकरण दिया, और इस आधुनिक वर्गीकरण में हम संज्ञाओं को 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, जातिवाचक संज्ञा के अंदर और भाववाचक के अंदर। और ये जो जातिवाचक है इसे हम 2 उपभेद के अंदर बांट देते हैं, यानी इसके 2 उपभेद कर देते हैं। एक आ जाता है हमारा समूहवाचक और एक आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक। अर्थात जो संज्ञाएं हमारी समूहवाचक के अंदर होंगी, उन संज्ञाओं में किसी न किसी परिस्थिति में जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, और जो संज्ञाएं हमारी द्रव्यवाचक के अंदर होंगी तो किसी न किसी स्थिति में उसमें भी जातिवाचक हो सकता है। इस आधार पर हम इस वर्गीकरण को लेते हैं। और आपको अब याद आ ही गया होगा कि हम जानते हैं व्यक्तिवाचक के अंदर विशेष प्रकार की वस्तुओं के नाम हम कह सकते हैं, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं या जो वस्तुओं के नाम होते हैं, जैसे पुस्तकों के नाम होंगे, दिनों के नाम होंगे, ठीक है, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाते हैं। जातिवाचक जो जाति को दिखाने वाले शब्द होते हैं, जो अपनी जाति का पूरी जाति का बोध करते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, इस तरह के सारे शब्द हमारे जातिवाचक को दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भाववाचक की बात करते हैं, जो भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे हम देखें प्रेम, क्रोध, मृत्यु, जीवन, आधार, ये सारे शब्द क्या हैं, एक तरह के भावों को व्यक्त करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। याद आ गया होगा आपको, जब हम समूहवाचक की बात करते हैं या समुदायवाचक की बात करते हैं, तो ये समूहवाचक और समुदायवाचक जिनके पीछे समूह का होना पता चलता है। जैसे मेला शब्द हम देखते हैं, तो मेला किससे बनता है, पूरे समूह से बनता है, तो वो समूह में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए सरकार शब्द हम लेते हैं, तो सरकार समूहवाचक संज्ञा में आ जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पीछे बहुत सारे लोगों का झुंड होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम देश, जिला, गांव, नगर, शहर, इन सब की बात करते हैं, तो यह भी पूरे झुंड को ही दिखाता है। तो ये प्रथम दृष्टि हमारे समूह में होते हैं। जैसे मान लीजिए हम परिवार शब्द की बात करते हैं, तो उसमें पीछे समूह होता है, झुंड होता है, तो वो सब हमारे समूहवाचक या समुदायवाचक के अंदर आते हैं। द्रव्यवाचक में मैंने वही आपको जो याद दिलाया कि विज्ञान के अंदर हम ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु में जिन शब्दों को पढ़ते हैं वो हमारे द्रव्यवाचक के अंदर आ जाते हैं, तो वो हमारे द्रव्यवाचक रहते हैं। इनमें अब हम देखेंगे, ये सब तो आपको याद आ चुका है। अब हम
मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ जो परीक्षा में जो आपको जटिलता करके दी जाती है। अगर साधारण रूप से आपसे प्रश्न किए जाएंगे तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह का प्रश्न दिया है कि रेखांकित शब्दों में संज्ञा बताओ कि कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए हैं कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, और दूसरा दिया है कि भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। इन दोनों शब्दों, दोनों वाक्यों के अंदर हमारा एक शब्द दिया है गांधी। इस गांधी शब्द की हमें संज्ञा बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों वाक्यों में इसकी संज्ञा एक ही होगी? नहीं, दोनों वाक्यों में इसकी संज्ञा अलग हो जाती है, और आपको पता है कि किस तरह से छांटना है। तो आप देखते हैं पहले वाक्य में गांधी का जो अर्थ है वो मोहनदास करमचंद गांधी से आता है, अर्थात विशेष व्यक्ति से आता है। तो जो पहला गांधी शब्द है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। ये क्या बनेगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके अंदर आएगा। और जो दूसरा है कि भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता, इसमें जो हमें भाव मिल रहा है, ये गांधी जो शब्द है ये सरनेम को लेकर, यानी जो मनुष्य का उपनाम होता है उसका बोध करा रहा है। तो उपनाम एक तरह की जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से पहचान करते हैं किसी भी संज्ञा की। जब संज्ञा, हमारी बहुत सारी संज्ञाएं एक दूसरे से मिली हुई रहती हैं, तो हमें उनके भावों से समझना होता है कि इसमें प्रथम दृष्टि भाव हमारा क्या आ रहा है। तो इसमें दोनों में ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, और दूसरा दिया हुआ है इस कॉलोनी के सभी परिवार लगभग 20 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में जो शब्द है परिवार, आपको इसकी संज्ञा बतानी है कि इसके अंदर कौन सी संज्ञा है। तो कैसे आप बताते हैं? जब बात होती है मेरा परिवार दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ केवल एक परिवार की बात हो रही है। तो हम इसकी प्रथम परिभाषा पर ध्यान देंगे कि परिवार कैसे बनता है। परिवार समूह से बनता है। किसी भी परिवार में कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तब वो झुंड बनाते हैं, और वो ही झुंड परिवार कहलाता है। तो यहाँ पर जो परिवार है इसके अंदर जो हमारी संज्ञा है वो समूहवाचक यानी समुदायवाचक है। तो यहाँ पे हमारी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन हम दूसरे वाक्य में देख रहे हैं, यहाँ पर जो परिवार है ये कहा है कि इस कॉलोनी के सभी परिवार, तो ये परिवार की जाति को दिखा रहा है कि परिवार 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 यानी सारी जाति को, तो ये जाति को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। याद आ रही हैं वो बातें जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं कि सभी शब्दों में एक ही संज्ञा हो ऐसा जरूरी नहीं है, और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न किए जाते हैं वो वहीं से किए जाते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार की संज्ञा बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है जब उसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो परिवार शब्द है ये किसको दिखा रहा है? जातिवाचक को। ठीक है, तो इसमें दोनों आ गए, समूहवाचक और जातिवाचक। दूसरा उदाहरण देखिए कि मुझे फलों में आम बहुत पसंद है और उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। इस वाक्य के अंदर आम शब्द दिया है जिसकी हमको संज्ञा बतानी है। तो आप बताएंगे पहले, जब हम पहले बात करते हैं मुझे फलों में आम बहुत पसंद हैं, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि फलों में। अब फलों में आम, तो यहाँ पे बहुत सारे फल हो गए, और अब इन फलों का हम नामकरण कर दें, अगर केला हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, तो ये एक तरह से विशेष फल का बोध करा रहा है। तो विशेष फल का बोध करा रहा है तो इस समय ये व्यक्तिवाचक बनेगा। हालांकि बहुत सारे विद्वानों का ये कहना होता है कि जब ये पहले जातिवाचक आ गया, यानी फल जातिवाचक है और फल के जो प्रकार होंगे वो भी जातिवाचक ही होंगे, तो इस तरह से कुछ लोग आम को जातिवाचक में ही रखते हैं, जो आपको कहाँ दिखेगा? दूसरे वाक्य के अंदर। जैसे यहाँ कहा है कि उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं, तो अब हम यहाँ आम में ही कई प्रकार के आम देखते हैं, तो इस समय हमारा जो आम है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये ध्यान रखिएगा, आम हमारा जातिवाचक में आ रहा है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये व्यक्तिवाचक भी हो जाता है, और आपको इस विशेष परिस्थिति को ही समझना होगा कि ये विशेष परिस्थिति कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण आपको बताना है।
रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। वाक्य दिया है, भारत देश के साथ साथ विश्व के अन्य देश की भी जीवन को सरल बनाने में लगे हैं। इस वाक्य के अंदर जो रेखांकित पद हैं हमारे, इनमें कौन कौन सी संज्ञा है ये बतानी है आपको। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले शब्द की, भारत। भारत क्या है? किसी देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं देश, तो देश दिखा रहा है उसकी परिस्थिति को। तो ये देश जो बनता है वो किससे बनता है? क्या एक भूखंड मात्र देश होता है? नहीं, हमें भूमि भी चाहिए, उस भूमि पर रहने वाले लोग भी चाहिए, उनके अंदर सामंजस्य भी चाहिए। तो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों का बना झुंड ही क्या होता है? देश होता है। तो यहाँ पर जब झुंड की बात आ जाती है तो देश यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा समूहवाचक हो जाएगा। तो यहाँ समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये देश आ जाएगा। फिर आगे दिया है फिर से हमारा देश, तो अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ तो एक देश की बात हो रही है तो वो प्रथम दृष्टि समूहवाचक है। फिर कह रहा है के साथ साथ विश्व के अन्य देश भी। जब इसने यहाँ पे और देश, तो यहाँ पर जो देश है वो इसकी जाति को दिखा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा जातिवाचक। अब ये मत सोचना कि मैम एक ही वाक्य में देश दो अलग अलग कैसे हो गया, भाव से, भाव के कारण। ठीक है। और वहां आगे बढ़ेंगे तो जीवन क्या है हमारा? जीवन है भाववाचक संज्ञा। जीवन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपके शब्द हैं उनमें आप संज्ञा पहचानते हैं। तो संज्ञा को पहचानना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब संज्ञा से संबंधित एक छोटा सा और प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, जिसे आपको याद करना है कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जाती हैं। तो जब ये प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर देना होगा 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। ऐसे तो 6 प्रकार से बनती हैं, लेकिन परीक्षा के लिए आपको 5 प्रकार देखने होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, सर्वनाम से भाववाचक बन सकती है, विशेषण से भाववाचक बन सकती है, क्रिया से भाववाचक बन सकती है और अविकारी शब्दों से भाववाचक बन सकता है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मान लो हमने मित्रता शब्द कह दिया तो मित्रता भाववाचक संज्ञा बन गई, जो किससे बना है? मित्र से बना है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अगर हम बताएंगे तो अपनापन, जैसे हमने कहा अपनापन, तो अपना सर्वनाम से अपनापन भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे विशेषण भाववाचक, विशेषण से भाववाचक बनाएंगे, मान लीजिए शब्द कर दिया हमने मिठास। ठीक है। तो मिठास जो है ये मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गई। क्रिया से हम बात करेंगे, जैसे लड़ाई, लड़ना, तो लड़ना शब्द से लड़ाई शब्द भाववाचक बन गया। ठीक है। इसी तरह से अविकारी शब्द से हम बात करेंगे तो अविकारी शब्द में हमारा आ जाएगा जैसे वाहवाही, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा हमारी 5 प्रकार से बन गई। अब वो छठी वाली कौन सी होती है? तो व्यक्तिवाचक से बन जाती है। जैसे मान लो हमने राम शब्द लिया, ये व्यक्तिवाचक है, अगर हमने रामत्व कर दिया तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, तो आपको 5 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पिछली परीक्षाओं में जब प्रश्न आया था तो परीक्षक ने उसका उत्तर 5 ही दिया था। तो आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से 5 ही करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको PDF अगर लेनी है तो निधि एकेडमी ऐप पर आप जा सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। कई सारे छात्र कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम क्या ये PDF सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो पेड, मतलब जिन्होंने पेड किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप जाते हैं एप्लीकेशन पर और वहाँ YouTube वाला जो ऑप्शन है आपका, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप जो कुछ भी देखेंगे वो फ्री में ही है आपका। वहाँ से आप वीडियो, आप जो PDF है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।